दोस्तों, जो काम हम सब ने 1994-95 में शुरू किया था, केवल 7 राज्यों से किया था, 42 जिलों से किया था और पहले ही वर्ष में we could able to reach none less than 65,000 schools imparting primary level of education. उसके बाद में 2001 में सर्व शिक्षा अभियान चालू हो गया तो हमने डाइस की कवरेज है वो प्राइमरी से अपर प्राइमरी तक बढ़ा दी और केवल डीपीईपी ही नहीं, हिंदुस्तान के सभी राज्यों को इससे जोड़ दिया, कवर कर दिया। जब 2001 में डीपीईपी खत्म हो गया तो हम लोग 272 जिलों में पहुंच गए थे और 18 राज्यों में भी हम पहुंच गए थे और करीबन 10 लाख स्कूल हमसे जुड़ गए थे। उस समय सर्व शिक्षा अभियान चालू हुआ, ये कहा गया कि डाइस को पूरे हिंदुस्तान में हम लागू कर दें, तो 2005-06 पहला वर्ष था कि हम पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गए। उसके बाद में 2007-08 में हम लोगों ने डाइस को सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल तक फिर आगे बढ़ा दिया, लेकिन वो सिस्टम सेमिस के रूप में नया शुरू किया गया था। उसमें कुछ समस्याएं थी। हमने ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया, लेकिन उस सिस्टम में डेटा एंट्री ज़्यादातर स्थानों पर राज्य स्तर पर हुई और कहीं कहीं जिला स्तर पर भी हुई, लेकिन वो स्कूल स्तर पर कहीं भी नहीं हो पाई, जबकि उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि डेटा एंट्री को स्कूल लेवल पे किया जाए। वो 2007-08 की बात है। फिर 2009 में राइट टू एजुकेशन शुरू हो गया एंड एट दैट टाइम वी हैव मॉडिफाइड थॉरोली आवर डेटा कैप्चर फॉर्मेट। उसके बाद में हमने हमारे स्तर पर ही 2010-11 में एक प्रपत्र हमने पौंडीचेरी में यूज किया और 11-12 में पौंडीचेरी और वेस्ट बंगाल में यूज किया। पूरे स्कूल एजुकेशन के लिए एक ही फॉर्म हमने यूज किया। उसके हमने देखा कि एक ही स्कूल है 1 से 12 वाला, 2 उसको डेटा कैप्चर फॉर्मेट है, 2 उसके आइडेंटिफिकेशन कोड है, 2 सॉफ्टवेयर है, 2 प्रपत्र हैं, 2 नोडल ऑफिसर्स हैं। तो भारत सरकार ने भी एक कमेटी बैठाई और उस कमेटी ने ये बताया, ये रिकमेंड किया कि क्यों नहीं हम पूरे भारत के अंदर एक ऐसा सिस्टम कर दें ताकि एक ही प्रपत्र 1 से 12 वाले स्कूलों में यूज में किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं। यूनिफाइड डाइस का काम 2012-13 से काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि पहले वर्ष में कुछ दिक्कत आई थी, लेकिन 2013-14 में और 2014-15 में ये कार्य काफ़ी अच्छी तरह से चल गया। पूरे भारत में कहीं से भी कोई तरह की कोई शिकायत या समस्या नहीं रही और कार्य काफ़ी स्मूथली रहा। दोस्तों, अभी 30 सितंबर को हमने पूरे भारत के अंदर यू डाइस दिवस मनाया था और मुझे आपके साथ आपको ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि पूरे भारत में जो सूचना हमें मिल रही है उससे ये पता चल रहा है कि यूनिफाइड डाइस 2015-16 जिसका आंकड़ा हम 30 सितंबर 2015 को इकट्ठा करने वाले हैं, पूरे भारत में बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। बल्कि 30 सितंबर को ही अनेक राज्य हमारे तैयार बैठे थे, ब्लॉक वाइज बंडल बनाकर डेटा कैप्चर फॉर्मेट को छापकर, और बहुत सी राज्यों में या जिलों में तो फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए गए थे। और अब जो सूचनाएं मिल रही है उससे ये पता चल रहा है कि ये कार्य बहुत ही सुचारू रूप से पूरे भारत के अंदर चल रहा है। बहुत सी राज्यों में ये कार्य अब डेटा इकट्ठा करना शुरू हो गया है और छोटे राज्यों में तो डेटा इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया है वो लगभग समाप्ति की तरफ है। ये सब क्यों संभव हुआ? ये संभव इसलिए हो पाया आपके अथक मेहनत से, परिश्रम से, जो इतने वर्षों में आपने किया, उसी की वजह से आज डाइस इस स्थिति में पहुंचा है।
आपने जो प्रयास किए उसी के फलस्वरूप भारत सरकार ने भी अभी निर्णय कर लिया है कि डाइस के डेटा ही अब ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है। डाइस को यानी कि आपके डेटा को अब ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का दर्जा दे दिया गया है। दूसरा निर्णय अब यह भी किया गया है, अब अगर भविष्य में ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे अगर होता है, जो अभी लेटेस्ट 8th ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे है जिसकी डेट ऑफ रेफरेंस या ईयर 2009-10 है, उसका पूरा डेटा आंकड़ा अभी उपलब्ध होना बाकी है। अगर ये भविष्य में होता है तो उसमें केवल उन्हीं बिंदुओं के ऊपर सूचनाएं इकट्ठी की जाएगी जो डाइस में नहीं है। जो स्कूल बेस्ड सूचनाएं हैं वो केवल और केवल डाइस से ही ली जाएगी। अगर ये सर्वे भविष्य में होता है तो उन बिंदुओं पे, जैसे नंबर ऑफ हैबिटेशंस कितनी है, 1 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल्स कितनी हैं, 3 किलोमीटर में अपर प्राइमरी स्कूल्स कितनी हैं, 5 किलोमीटर में सेकेंडरी स्कूल्स कितनी हैं, इस तरह की जानकारियां इस अगर 9th ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे होता है तो उसमें ली जाएगी। तो दोस्तों, एक तरफ तो हमें मान्यता मिल गई ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की, दूसरी तरफ सारे पैरेलल इंफॉर्मेशन सिस्टम हैं वो सब खत्म हो गए हैं और अब केवल डाइस ही रह गया है। आज की तारीख में हमारे पास में 30 सितंबर 2014 का आंकड़ा है। भारत में अभी ऐसा कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपको इतना लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाता हो। 2015-16 का आंकड़ा जो हम 30 सितंबर 2015 को इकट्ठा करने वाले हैं, मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि कुछ ही महीनों में ये आंकड़ा भी आपके लेवल पे, यानी कि ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे और राज्य स्तर पर मिलना शुरू हो जाएगा और सारा प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आप लोगों ने अथक परिश्रम और मेहनत करके जो डेटा इकट्ठा करने में और डेटा को डिसेमिनेट करने में जो इतना समय पहले लगता था, 7-8 वर्ष लगता था, आप लोगों ने केवल इसको 1 वर्ष कर दिया है। और आपके लेवल पे राष्ट्रीय स्तर पर 1 वर्ष है, लेकिन जिला और ब्लॉक स्तर पे, राज्य स्तर पर ये केवल कुछ महीने ही रह गया है। इस सब उपलब्धियों का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो केवल आप लोगों को ही जाता है। आपके अथक परिश्रम से अब पूरे हिंदुस्तान में सभी 680 जिलों के अंदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्थापित किए जा चुके हैं। आपके कंट्रीब्यूशन की मदद से ही अब 5000 से भी ज़्यादा ब्लॉक्स में हमारा डेटा, हमारे MIS यूनिट की स्थापित किया जा चुका है और डेटा एंट्री भी वहीं पे हो रही है। आपको पता ही है 2014-15 में हम लोग 15,16,892 स्कूल तक पहुंच गए थे। हमारे पास में 680 जिलों से डेटा आया था। करीबन 7,200 ब्लॉक और 82,000 क्लस्टर भी हमसे जुड़े हुए हैं और 5,94,000 से भी ज़्यादा गांव जहां पर प्राइमरी स्कूल या एलिमेंट्री या सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल है वो हमसे जुड़ गए हैं। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हम सब लोगों के लिए जो यूनिफाइड डाइस के कार्य से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये उपलब्धियां तो हमें हासिल हो गई है, लेकिन इन सब उपलब्धियों के बाद भी अभी भी हमारे डेटा में, हमारी डेटा की क्वालिटी में बहुत सुधार की बहुत गुंजाइश है। तो आज इस सत्र में हम यही चर्चा करेंगे कि 2015-16 का जो यूनिफाइड डाइस का डेटा हम इकट्ठा करने वाले हैं उसकी गुणवत्ता को हम और कैसा अच्छा कर दें, उसकी कवरेज को और कैसे अच्छा कर दें। मुझे पता है इन 3 राज्यों में, इन 5 राज्यों में डेटा कैप्चर फॉर्मेट छाप दिए गए हैं। राजस्थान में अभी भी छप रहे हैं और बाकी राज्यों में ये स्कूल तक पहुंचा भी दिए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 2015-16 के जो डेटा कैप्चर फॉर्मेट आपने छापे हैं उसको छापने से पहले आपने अपने स्कूल की डायरेक्टरी को अपग्रेड कर लिया होगा, अपडेट कर लिया होगा। जो नई स्कूल खुल गई है उसको जोड़ दिया होगा। जो स्कूल बंद हो गई है
उसको भी उसमें डायरेक्टरी में बंद कर दिया होगा, दिखा दिया होगा। जो स्कूल क्रमोन्नत हो गई है, अपग्रेड हो गई है, उसको भी उसमें अपडेट कर दिया होगा। अगर स्कूल फंक्शनल नहीं है तो उसमें भी उसको दिखा दिया होगा। और स्कूल जो हमसे छूट गई थी 2014-15 में, आपने उन स्कूलों को भी डायरेक्टरी में अपडेट कर दिया होगा, निश्चित रूप से किया ही होगा। राजस्थान में ये कार्य अभी भी चल रहा है। पिछले साल करीबन 15,000 स्कूल यहाँ पर मर्ज हो गए थे, उसमें से कुछ स्कूल 1,000 के आसपास या उससे भी ज़्यादा वापस प्रारंभ हो गए हैं। निश्चित रूप से आपने जो वापस ये स्कूल खुले हैं या जो स्कूल छूट गए थे उनका संज्ञान ले लिया होगा और डेटा कैप्चर फॉर्मेट छापने से पहले, डेटा जनरेट कराने से पहले ये सब सॉफ्टवेयर में ठीक कर दिया होगा। अगर बाई चांस अभी भी हमसे कुछ छूट गए हैं या अभी भी जो कुछ स्कूल नए शुरू हो रहे हैं, तो अभी आप या हमारे CRC और BRC क्लस्टर कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो अपने पास हमेशा खाली फॉर्म रखें और जैसे ही हमें पता चले कि इस तरह की स्कूल हमसे छूट गई है, वहाँ पर प्रपत्र नहीं पहुँच पा रहा है, तो फ़ौरन हम वहाँ पर पहुँचा दें। दोस्तों, 15,16,892 स्कूल कवर करने के बाद भी अभी हमें ये नहीं पता है कि और कितनी स्कूल हमसे छूट गई है, क्योंकि हमारे पास में रेडीमेड स्कूल डायरेक्टरी नहीं है, मास्टर लिस्ट नहीं है। शायद आपके पास में जिला स्तर पर होगी, पर राष्ट्रीय स्तर पर और ज़्यादातर राज्यों में अपडेटेड लिस्ट नहीं है। ज़्यादातर राज्यों में वही लिस्ट उपलब्ध है जो डाइस के अंदर स्कूल्स कवर हो गई है, उसके बेसिस के ऊपर जो बनाई जाती है वही उपलब्ध है। तो पहला कार्य तो हमें ये करना है कि 2015-16 में सभी छूटी हुई स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, जो 1 से 12 कक्षाएं उन स्कूलों में पढ़ाई होती है, उन सबको हमें यू डाइस 2015-16 से जोड़ना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब से हमने एक टोल फ्री नंबर लिया है 1800-116200, जैसे पूरे हिंदुस्तान से हमारे पास में प्रश्नों की और यूजर हमारे रेस्पोंडेंट्स की एक बाढ़ सी आ गई है। उससे लगता है कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है हम सब ने, लेकिन अभी बहुत कुछ और हमें अचीव करना है। हमारी डेटा की क्वालिटी में, गुणवत्ता में, कवरेज में, शेयरिंग में, डिसेमिनेशन में, यूटिलाइजेशन में अभी बहुत कमियां हैं दोस्तों, बहुत कमियां हैं। काफ़ी कुछ तो ठीक कर दिया है आपने मेहनत करके, लेकिन बाकी भी आगे आने वाले वर्षों में पूरा कोशिश करेंगे कि हमारी डेटा की गुणवत्ता और ठीक हो जाए। मैं दूसरे बिंदु उठाऊं उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा। अभी हाल ही में हमारे डेटा का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। उसका एक कारण तो है आपका सारा डेटा पब्लिक डोमेन में है, ये फ्रीली अवेलेबल है और डेटा यूजर को किसी के पीछे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ये मान्यता है कि डेटा यूजर का ही है, ये हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, हम तो केवल इसके कस्टोडियन हैं। इसलिए हमने ये मानस बनाया है कि जो भी व्यक्ति प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण में रुचि रखता है उस तक डेटा पहुंचाना हमारी कर्तव्य है। और हम आज तक हजारों यूजर्स को डेटा बिना किसी दिक्कत के पहुंचाते आए हैं। तो हाल ही के वर्षों में हमारा डेटा अनेक रूप में यूज होने लग गया है। मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं, उससे पता चलेगा कि हमें और कुछ कितना करने की ज़रूरत है। अभी हाल ही में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक भारत सरकार ने बनाया है। ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी विद्यार्थियों के लिए है। उनकी स्कॉलरशिप देने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि उस स्कूल का कोड होना चाहिए। यूनिफाइड डाइस का कोड अनिवार्य है स्कूल के, अगर बच्चों को या स्कूल को स्कॉलरशिप पोर्टल में एनरोल करवाना है तो। बाढ़ सी आ गई पूरे भारत से कि साहब हमारा यूनिफाइड डाइस का कोड नहीं है, हमें कोड चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है 15,16,000 स्कूल हमसे जुड़ने के बाद भी ऐसी सैकड़ों स्कूल
अभी हमसे छूट गई है। और इसमें चूँकि ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल केवल सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप के लिए है, तो हमें उन्हीं लोगों ने संपर्क किया यूनिफाइड डाइस कोड के लिए। इसका एक कारण ये भी है कि बहुत से राज्यों में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी कॉलेज एजुकेशन या हायर एजुकेशन का पार्ट है, और स्कूल एजुकेशन के जो अधिकारी है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उड़ीसा हो, या बाकी भी राज्यों में ऐसी व्यवस्था है कि हमसे वो स्कूल छूट गई है, और उन स्कूल या जो कि हायर एजुकेशन के अंतर्गत आती है। तो पहला कार्य तो अभी पिछले दिनों में ये हुआ है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में आपका डेटा ही यूज किया जा रहा है। हमने बहुत सारे यूजर्स को या स्कूल के हेडमास्टर साहब को या अभिभावकों को जो स्कॉलरशिप पोर्टल में अपने बच्चों का एनरोल करवाना चाहते थे, आप लोगों को रेफ़र किया था। स्टेट लेवल के जो MIS अधिकारी है या डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी है, पूरी कोशिश की कि जल्दी से जल्दी उनको यूडाइस का कोड दे दें। अभी भी अगर आपसे कोई संपर्क करता है तो फ़ौरन उसको यूडाइस का कोड जनरेट करा के फॉर्म भी अगर भरवा लें तो हमारी कवरेज है वो और अच्छी हो जाएगी। ये तो ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का था। दूसरा, आपका डेटा के बेसिस पे ही अभी भारत सरकार ने स्कूल GIS है उसको भी डेवलप किया है। करीब करीब सभी राज्य इसमें शामिल हो गए हैं। उसमें सारा आंकड़ा सारा डेटा यूडाइस का ही है, आपका ही डेटा है। अभी यूनिसेफ के साथ मदद से भारत सरकार ने एक जेंडर एटलस बनाया है। ये जेंडर एटलस भी यूडाइस के डेटा के बेसिस के ऊपर ही है। अभी शायद 9 नवंबर को भारत के प्रधानमंत्री एक समारोह में बहुत सारे पोर्टल्स को लॉन्च करने वाले हैं, और ज़्यादातर ये सारे पोर्टल्स जिसके बेसिस के ऊपर ये डेटा ये बनाए गए हैं वो सब आपका ही डेटा है। ये कोई कम महत्वपूर्ण बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, एक और नया वेब पेज या वेबसाइट बनाई गई है YouAnalyze के रूप में, वो भी अभी पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। उसके अलावा अलग अलग रूप में हमारा डेटा यूज होना शुरू हो गया है। गुजरात शायद पहला राज्य है जिसने ये डिसाइड किया है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक का नाम अगर लगातार 3 वर्षों तक यूनिफाइड डाइस के टीचर्स के टेबल में हैं तो उसको सरकारी नौकरी में आवेदन करते वक्त एक्सपीरियंस उसको भी माना जाएगा। ये कोई कम महत्वपूर्ण बात नहीं है। अभी एक और नया पोर्टल बन रहा है, स्कूल स्टैंडर्ड्स एंड इवेल्युएशन। इसके करने की जिम्मेवारी भी न्यूपा को ही दी गई है, और नवीन उसमें बहुत ही सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। उसमें भी आपका ही डेटा है। बहुत से राज्यों ने अब यूनिफाइड डाइस के कोड को अनिवार्य कर दिया है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे आसाम हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे तमिलनाडु हो या बाकी के राज्य हो, यूनिफाइड डाइस का कोड अनिवार्य कर दिया गया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले वर्षों में अब स्थिति काफ़ी कुछ बदल गई है। प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स आगे आके हमसे फॉर्म मांगने लग गए हैं, और जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास में मेल और बाकी टोल फ्री नंबर से और जो संपर्क हो रहे हैं उससे पता चल रहा है कि सिचुएशन स्थिति काफ़ी बदल गई है, और प्राइवेट स्कूल भी अब यूनिफाइड डाइस से जुड़ना चाह रहे हैं। 3,70,000 स्कूल हमसे जुड़ गए हैं, लेकिन हो सकता है कुछ स्कूल अभी भी हमसे जुड़ना बाकी है। कुछ सरकारी स्कूल, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो, सैनिक स्कूल हो, तिब्बतियन स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, इनमें से भी शायद कुछ विद्यालय अभी हमसे छूट गए हैं। उन सब विद्यालयों तक हमें पहुंचना है। दोस्तों, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस के जो एनुअल स्टैटिस्टिकल ईयर बुक आती है उसमें भी आपका डेटा ही यूज होता है। ये कहने की बात नहीं है कि पूरे भारत में 680 जिलों में जो प्रारंभिक शिक्षा
के सार्वजनिकरण का प्लान बनता है और सेकेंडरी एजुकेशन के प्लान बनते हैं हर वर्ष डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और राज्य स्तर पे, वो सब आपका डेटा ही है। अभी टीचर्स का पोर्टल भी बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी हमने भी हमारी वेबसाइट पे schoolreportcast.in, dice.in और udice.in पे एक लिंक दिया है स्कूल डायरेक्टरी और टीचर्स डायरेक्टरी। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो डाइस से जुड़ा हो या नहीं हो, कोई भी किसी भी तरह रजिस्ट्रेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो किसी भी स्कूल का, 15 लाख स्कूल में से किसी भी स्कूल का, 680 जिलों में से किसी भी जिले का स्कूल का रिपोर्ट कार्ड और उस स्कूल में कार्य करने वाले टीचर्स जो यूनिफाइड डाइस के माध्यम से प्रपत्र से भर के आपने दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। ये तो अलग से हमने न्यूपा में किया है, लेकिन भारत सरकार अब ये करने जा रही है, एक अलग से टीचर्स का पोर्टल बनाने जा रही है और उस टीचर के पोर्टल में भी यूनिफाइड डाइस का डेटा ही बैकग्राउंड में होगा। अभी एक और कार्य आपके डेटा के बेसिस के ऊपर शुरू होने जा रहा है। भारत सरकार ने ये डिसाइड किया है कि ये पता एस्टिमेट किया जाए कि टीचर की कितनी ज़रूरत है और कितना गैप है, डिमांड एंड सप्लाई गैप के बारे में, उसमें भी आपका ही डेटा यूज हो रहा है। दोस्तों, हमारे देश में तो ये डेटा यूज हो ही रहा है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी यूनेस्को को और यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स को भी जो भारत सरकार प्रतिवर्ष डेटा देती सबमिट करती है, वो भी केवल आपका ही डेटा है और किसी का डेटा नहीं है। इस डेटा की यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए न्यूपा ने भी कुछ प्रयास हाल ही के वर्षों में किए हैं। पिछले वर्ष हमने 10 ऐसे रिसर्चर्स को आइडेंटिफाई किया और हर एक को 1-1 लाख रुपए का रिसर्च करने के लिए असिस्टेंस दी। इस ग्रांट को इस बार बढ़ाकर 15 कर दिया गया है और मुझे ये बताते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि उसकी लास्ट डेट अभी 9 तारीख की थी और हमारे पास में सैकड़ों प्रपोजल्स आ गए हैं और ये मुसीबत हो गई कि उसमें से केवल 15 ही हमें सेलेक्ट करने हैं। लेकिन दोस्तों, इससे एक बात तो पता चलती है कि लोगों को यू डाइस के बारे में अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है। खूब लोगों ने हमसे संपर्क किया और अधिक जानकारी लेने के लिए कि इसमें किस तरह की रिसर्च कर सकते हैं और क्या ऑफिशियली इसको सबमिट करना है, ईमेल से करना है या पोस्टल से करना है। इसका क्लियर कट मतलब है कि हमारी डेटा के बारे में जो सूचना है वो लोगों तक पहुंच रही है और आप लोगों ने उसमें भी बहुत ही सराहनीय प्रयास किए हैं। दोस्तों, ये तो हो गया कि हमने क्या क्या हासिल कर लिया। आपकी मदद से सभी 680 जिलों में पहुंच गए। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम करीबन 82,000 क्लस्टर तक भी पहुंच गए और 7,200 ब्लॉक पे भी पहुंच गए और 5,000 से भी ज़्यादा ब्लॉक पे आज डेटा एंट्री हो रही है। लेकिन इन सारे अचीवमेंट्स के बाद में भी अभी कुछ ऐसे बिंदु रह गए हैं जिसकी छोटे छोटे बिंदुओं की वजह से बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह हमारी डेटा की क्वालिटी, गुणवत्ता के ऊपर लगते आए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लगते रहेंगे। 100% बिल्कुल सही करना बहुत ही असंभव कार्य है। मुश्किल तो है ही है, बहुत मुश्किल कार्य है। हम सारा प्रयास कर रहे हैं। हमें पता है कि और किस किस क्षेत्र में किस किस बिंदुओं पे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहली बात तो मैंने आपके साथ में ये शेयर की कि इस बार 2015-16 में ये निश्चित कर लें कि सभी स्कूल तक हम पहुंच गए। उसका प्रपत्र अगर नहीं छपा है तो उसको खाली प्रपत्र दे दें और ये कोशिश कर लें कि हम सब उन स्कूलों तक पहुंच जाएं जो 1 से 12 शिक्षा दे रहे हैं। दोस्तों, अलग अलग राज्यों में हम जब जाते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारे मार्गदर्शन गाइडलाइंस हमारे MIS में कार्य करने वाले जो अधिकारी हैं, चाहे वो जिला स्तर पे कर रहे हैं या ब्लॉक स्तर पे कर रहे हैं, उनको दी जा रही है। किस तरह की ये गाइडलाइंस हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसका शेयर करूं। एक राज्य ने पूरे भारत में ये मैसेज पूरे राज्य में ये मैसेज दे दिया कि आपको किसी भी अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स को कवर नहीं करना है। हमारी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से
मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरह से ऐसा कोई भी निर्णय नहीं हुआ है जिसमें हम ये मैसेज दे दें कि आपको अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल का डेटा इकट्ठा नहीं करना है। ऐसा कोई भी डेटा जिसका बेसिस के ऊपर आप प्लान बनाते हैं और वो अगर सभी स्कूल्स और उसमें पढ़ने वाले बच्चों के आधारित नहीं है तो उस प्लान की विश्वसनीयता बहुत कुछ कम हो जाती है। तो एक बात अभी आप निश्चित कर लें, ये मैसेज दें कि स्कूल चाहे किसी भी तरह का हो, किसी भी मैनेजमेंट का हो, अगर 1 से 12 कक्षाएँ चल रही है तो वो सभी डाइस के अंदर हमें उसको कवर करना है। ऐसा कोई पिछले वर्ष हमने कोई खास प्रयास नहीं किए, लेकिन करीबन 27,000 अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स और मदरसा हमसे जुड़ गए और हमारी ये मानना है कि इन मदरसा और अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स की वास्तविक जो संख्या है वो 27,000 से बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम प्रयास करें हमारे जिलों में और राज्यों में तो निश्चित रूप से हम इन बाकी बची हुई अनरिकॉग्नाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड स्कूल तक अवश्य ही पहुंच जाएंगे। एक और बात जो नीचे तक पहुंचा दी गई वो ये थी कि साहब राइट टू एजुकेशन अब पूरे भारत में लागू हो गया है, तो अब हम रिपीटर्स नहीं दिखाएंगे, सब जगह 0 दिखाएंगे। भैया हम कौन होते हैं क्या दिखाना और क्या नहीं दिखाना? जो स्कूल का हेडमास्टर साहब भर के देता है हमें तो केवल वो ही दिखाना है। हमारी जिम्मेवारी है उसको चेक करने की, हमारी जिम्मेवारी ये नहीं है कि भरे हुए फॉर्म को बदलने की। अगर हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं, भरे हुए फॉर्म में बदलाव हमारे स्तर पर करते हैं तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। तो ऐसा कोई भी निर्देश मत दीजिए कि ये दिखाना है और वो नहीं दिखाना है। जो स्कूल में है वो दिखाना है हमें तो, और हेडमास्टर साहब तक ये पहुंचाना है, हमारे रेस्पोंडेंट तक ये पहुंचाना है कि स्कूल में वास्तविक जो सूचना है वो आप इसको इसमें दे दीजिए। तो क्या नहीं दिखाना है और क्या दिखाना है ये सूचना देने की या किसी को गाइडेंस देने की जरूरत कतई नहीं है। जो स्कूल में वास्तविक सूचना है वो हमारे प्रपत्र से भर के आ जानी चाहिए। एक और बात है, जब स्कूल के हेडमास्टर साहब हमारा प्रपत्र भरते हैं तो जनरली वो कोई किसी रिकॉर्ड को रेफर नहीं करते हैं, अपने मन से ही ज़्यादातर जो हमारे डेटा कैप्चर फॉर्मेट में हैं उसमें सारी सूचनाएं दे देते हैं। और जब कोई दूसरी एजेंसी या कोई अधिकारीगण स्कूल रिपोर्ट कार्ड लेके स्कूल में जाते हैं और उसको चेक करते हैं तो बहुत सी बार दोनों में काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे स्कूल वाले ज़्यादा स्कूलों से आ रही है वो रिकॉर्ड बेस्ड नहीं है। तो अब हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि स्कूल में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है हेडमास्टर साहब द्वारा वो रिकॉर्ड बेस्ड हो। इसलिए हमने प्रयास किए, एक 19 सेट्स हमने बनाए हैं, कोर सेट ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स, और पूरे सभी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब से निवेदन किया है कि आप एक्सप्लोर कीजिए क्या हम हमारे स्कूल में इनको मेंटेन कर सकते हैं क्या। इसके अलावा भी आप दूसरे रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन ये कोर रिकॉर्ड्स है जो हमें मेंटेन किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में अभी गुजरात ने पहल की है। गुजरात ने करीबन 4,000 स्कूलों में कंप्यूटर दे दिए हैं। उन स्कूलों को भी कंप्यूटर दिए हैं, ये सरकारी स्कूल है जिनके पास पहले से ही कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर एक्सक्लूसिवली हेडमास्टर साहब के लिए है और उसमें ये सारे रिकॉर्ड्स और दूसरे सारे रिकॉर्ड्स जो गुजरात सरकार के हैं, गुजरात ने बनाए हैं, वो सारे प्री लोडेड हैं और ये सब क्लाउड पे स्टोर होंगे, वो लोकल सर्वर पे स्टोर नहीं होंगे, प्री लोडेड होंगे। ये शुरुआत 4,000 स्कूल में की है और मुझे पूरा विश्वास है आगे आने वाले वर्षों में या दिनों में भी बाकी के स्कूल में भी, गुजरात में और दूसरे राज्य भी इसको अपनाना शुरू कर देंगे। तो अब हमारा ये भी ट्रेनिंग के अंदर ये एम्फेसिस होना चाहिए कि हेडमास्टर साहब जो भी इंफॉर्मेशन दे वो स्कूल के रिकॉर्ड्स को रेफर करके दें, तो हमारी डेटा की गुणवत्ता और क्वालिटी और अच्छी बढ़ जाएगी। तीसरी बात है दोस्तों, हमारा सारा फॉर्म तो छपा हुआ है, प्री प्रिंटेड है, और बहुत से अधिकारीगण आप जैसे और स्कूल का फॉर्म भरने वाले हेडमास्टर साहब ये कहते हैं कि साहब क्या ये तो सब पूरा तो भरा हुआ है, इसमें क्या भरना है, केवल एनरोलमेंट का डेटा ही तो भरना है। लेकिन दोस्तों
असली चुनौती यहीं पे, भरे हुए फॉर्म चेक नहीं हो पा रहे हैं। हमारी मानसिकता ऐसी है कि जहां फिल इन द ब्लैंक्स है हम केवल उसी को पढ़ते हैं, और जो छपा हुआ है, भरा हुआ है, लिखा हुआ है, उसको हम नहीं पढ़ते। तो इस बार 15-16 में ये पूरी कोशिश कर लें कि हेडमास्टर साहब तक ये मैसेज पहुंचाना है कि भरे हुए फॉर्म को भी चेक करना है, अच्छी तरह से चेक करना है, और जहां भी गड़बड़ है उसको लाल स्याही से गोला करना है। मैं पिछले 8-10 महीनों में कम से कम 21 स्टेट में गया हूं, रेड्डी साहब भी मेरे साथ में थे, और मैंने इन हर एक स्टेट में ये देखा है कि हेडमास्टर साहब वाकायदा स्कूल के अंदर हमारे प्रपत्र में लाल स्याही से गोला करते भी हैं। एक और छोटी सी बात है, बड़ी बड़ी स्कूलों में ये कार्य हमारे हेडमास्टर साहब नहीं कर पाते हैं। 5000 एनरोलमेंट है, 250 टीचर है, वो खुद ये प्रपत्र नहीं भरते हैं, और ये सारी जिम्मेवारी जो दूसरे हेड टीचर हैं या मिड डे मील को देखने वाले अधिकारी हैं या और दूसरे कार्य को देखने वाले अधिकारी हैं, उनको दे दी जाती है। और जब वो भर के लेके आते हैं तो हेडमास्टर साहब केवल अपना सील लगाते हैं, साइन कर देते हैं, कुछ पलट के भी नहीं देखते हैं। इस बार ये कोशिश कर लें, हेडमास्टर साहब तक ये बात पहुंचा दें कि दोस्तों, कि भरे हुए फॉर्म जब आपके हेड टीचर आपके पास लाएं तो उसको कम से कम पलट के तो देख लें, उसके बाद में सील लगाएं। तो हो सकता है कि जो हेड टीचर है वो भी देखेंगे हेडमास्टर साहब तो चेक कर रहे हैं इस बार, तो वो भी थोड़ा और सीरियसली उस फॉर्म को भरेंगे। एक और जानकारी हमारे पास में आई है, आपको भी शायद पता ही होगी, प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में जहां पर टीचर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वो सारे टीचर के इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। 50 टीचर है तो 5 टीचर का आंकड़ा उसमें भर दिया, 100 टीचर है तो 10 का भर दिया। इस बार पूरी कोशिश करें कि प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स भी है या प्राइवेट एडेड स्कूल्स भी है या बाकी की स्कूल भी है, वो सब टीचर का जानकारी पूरी भर के हमें दे दें। एक बात और हमारी जानकारी में आई है कि प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं उनकी संख्या भी नहीं दिखाते हैं, सबको जनरल क्लास में दे देते हैं। एक छोटा सा स्टेट अभी हमने पाया कि वहाँ पर 40,000 बच्चे वहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे थे, शेड्यूल कास्ट के थे, उन सबको जनरल क्लास में दिखा दिया गया। तो ये हमें इस बार ध्यान रखना है कि भरे हुए फॉर्म को भी चेक करना है। दोस्तों, मैंने जिक्र किया आपके साथ में टोल फ्री नंबर का, और खूब सारे फ़ोन प्रतिदिन आ रहे हैं। हमारे पास में 8 लाइन्स है उसकी टेलीफोन की, और वो घंटी बजती ही रहती है। लेकिन दुख तो तब होता है जब स्कूल के हेडमास्टर जो फ़ोन कर रहे हैं व्यक्ति, वो ये कहते हैं कि साहब 3 साल से प्रपत्र में लाल गोला कर रहा हूं, आपका DCF हर साल मुझे पुरानी और गलत इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। सैकड़ों फ़ोन हमारे पास में आ गए। इसका क्लियर कट मैसेज ये है कि हेडमास्टर साहब CRC लाल स्याही से हमारे छपे हुए प्रपत्र में करेक्शन कर रहे हैं, लेकिन डेटा एंट्री होते वक्त वो स्किप कर रहे हैं, हो ही नहीं रही है डेटा एंट्री। केवल एनरोलमेंट का डेटा भर देते हैं और आगे चले जाते हैं। इस बार पूरी कोशिश करनी है। और ये शिकायत किस तरह की है कि साहब मेरा नाम गलत लिखा हुआ है, मेरे स्कूल का नाम गलत लिखा हुआ है, मेरा स्कूल तो मान्यता प्राप्त है, इसमें अनरिकॉग्नाइज्ड लिखा हुआ है, मेरा स्कूल तो एलिमेंट्री है, इसमें प्राइमरी लिखा हुआ है। तो बहुत सारी शिकायतें प्रतिदिन, हर रोज, निरंतर पिछले 1.5 महीने से हमारे पास में आ रही है। इसको कोई ठीक करवा सकता है तो केवल आप करवा सकते हैं, केवल CRC करवा सकता है, और हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर करवा सकते हैं। इस बार निश्चित रूप से इसको एक मिशन बनाकर हमें ये पूरा प्रयास करना चाहिए कि जो करेक्शन होके लाल गोले लग के हमारे डेटा के प्रपत्र में आए हैं, उसकी डेटा एंट्री करते वक्त निश्चित रूप से इसको ठीक कर दिया जाए। हमारे पास में और कोई चारा नहीं है। जो डेटा एंट्री होती है उसमें कुछ कमियां रह जाती है, तो उसको जांचने के लिए क्या डेटा एंट्री सही हुई है नहीं हुई है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उसको कैसे ठीक किया जाए? कर्नाटक ने इसमें भी पहल की है,
और उन्होंने एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन बनाई है और वो CRP यानी कि CRC जो होते हैं उनको दी है। जब डेटा इकट्ठा हो जाएगा, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, कर्नाटक ने 2015-16 का सारा डेटा इकट्ठा करके खत्म कर दिया है काम और डेटा चेकिंग की तरफ जा रहे हैं। अब वो एप्लीकेशन लेके स्कूल में जाएंगे, वेब एप्लीकेशन है और उसको लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड से जोड़ दिया गया है। वो स्कूल में जाके ही उसको चेक करेगा, जो रजिस्टर्स है उससे मिलाएगा और ये देखेगा कि वो जो डेटा में करेक्शन थे वो हुए क्या और जो भर के आए हैं वो रिकॉर्ड्स में भी वही है क्या। ये कार्य अभी केवल 4 डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं और अगर सक्सेसफुल हो गया तो इसको पूरे कर्नाटक में किया जाएगा। एक दूसरा उद्देश्य उनका और है कि रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराना। हमारा डेटा तो साल में एक बार आता है, एक साल के बीच में स्कूल में बहुत परिवर्तन हो जाते हैं, टीचर्स बदल जाते हैं, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए अब उन्होंने ये भी निर्णय किया है कि वो सारा यूडाइस का डेटा एक साल में 3 बार इकट्ठा करेंगे और अब अपडेट करेंगे और 30 सितंबर जब अगला बार आएगा उसके पहले ही उनके पास में पूरा डेटा एनरोलमेंट सहित उपलब्ध होगा और प्रपत्र में वो छाप के जाएगा केवल स्कूल में वेरिफिकेशन के लिए। तो ये इस तरह के प्रयास भी खूब हो रहे हैं। तो मैं मुद्दा इस बार ये आपके साथ में उठाना चाह रहा हूं कि आप ये निश्चित कर लें कि डेटा एंट्री में किसी भी तरह की कोई चूक हमसे नहीं रह जाए। हेडमास्टर साहब अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं, CRC भी अच्छी तरह कर रहे हैं, BRC भी अच्छी तरह कर रहे हैं, बाकी सब लोग भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सब सॉफ्टवेयर में अगर करेक्शन नहीं हो तो दोस्तों उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो 2015-16 में हम ये पूरी कोशिश करेंगे और ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। जो गलत स्कूल का नाम दिया गया है उसको ठीक तो कर लें। जैसे मैंने कहा आपको, बहुत से राज्यों में हमारे यूनिफाइड डाइस के कोड को अनिवार्य कर दिया गया है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एफिलिएशन होता है, लेकिन कुछ राज्यों में जब वो सर्टिफिकेट छप के आता है तो स्कूल का नाम भी दिया जाता है यूनिफाइड कोड के साथ। और अगर स्कूल का नाम ही गलत है तो सर्टिफिकेट की कितनी वैल्यू रहेगी वो आप खुद समझ सकते हैं। तो पूरा प्रयास करें 2015-16 में अगर कुछ कमियां रह गई है तो एक बार में उनको ठीक कर लें, स्कूल का नाम ठीक कर लें, बाकी सब चीज़ें ये ठीक कर लें तो हमारी डेटा की गुणवत्ता और अच्छी हो जाएगी। डेटा अब प्रपत्र आपके पास में भर के CRC लेवल पे आ गया। निश्चित रूप से आपने CRC को ये बता ही दिया गया होगा कि सभी फॉर्म्स को 100% बेसिस के ऊपर चेक करना है, जैसे पिछले इतने वर्षों से हम करते आए हैं। ये भी CRC की जिम्मेवारी है कि सभी स्कूल्स जो उसके अंतर्गत आते हैं वहाँ तक हमारा प्रपत्र पहुँचाना। उसके बाद में BRC लेवल पे भी 20% भरे हुए फॉर्म्स को 100% बेसिस के ऊपर चेक करवाना है और अगर डेटा एंट्री ब्लॉक लेवल पे हो रही है तो एंट्री होने के बाद में कंसिस्टेंसी मॉड्यूल भी अच्छी तरह से चेक करना है। एक बात और मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि भरे हुए फॉर्म में इंफॉर्मेशन को मॉडिफाइड करने का, एडिट करने का अधिकार अगर किसी को है तो वो केवल स्कूल के जो हमारे रेस्पोंडेंट हैं, जिस व्यक्ति ने या हेडमास्टर साहब ने या प्रिंसिपल साहब ने ये फॉर्म भरा है, केवल वो ही व्यक्ति इसको मॉडिफाई कर सकता है। छोटी मोटी चीज़ें अगर कुछ है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, आपके पास में टेलीफोन नंबर भी है, उससे आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब मैं कुछ और आपने जो प्रयास पिछले कुछ वर्षों में किया है उसकी वजह से अब ऐसा पता चल रहा है कि आपके डेटा के अंदर नो रेस्पॉन्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। नो रेस्पॉन्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। 15,16,000 स्कूल में से नो रेस्पॉन्स देखा जाए तो दो डिजिट में ही है, और भी कुछ जगह तो है भी नहीं। अलग अलग वेरिएबल्स में अलग अलग नो रेस्पॉन्स है, लेकिन ये काफ़ी कुछ कम हो गया है। जो आपने प्रयास किए पिछले 3 सालों में उसकी वजह से ही अब ऐसा हुआ है कि बहुत सारे स्कूल जो पहले ये बताता था कि एक टीचर मेरे स्कूल में 12 घंटा पढ़ा रहा है, 15 घंटा एक दिन में पढ़ा रहा है, बच्चा भी एक दिन में 8 घंटे 10 घंटे स्कूल में रह रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ठीक हो गई है। 2-3 साल पहले हजारों स्कूल हमें ये बताती थी कि उनका स्कूल 2 डिजिट यानी कि 99 डेज से भी कम दिनों के लिए स्कूल चला था। वो सही भी हो सकता है, अगर नई स्कूल है तो हमें इसको
चेक करवा लेना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में भी किया था, सारा प्रयास करने के बाद में ऐसी स्कूलों की संख्या कम हो रही है, लेकिन अभी भी हज़ारों स्कूल्स ऐसी है जो हमसे अभी भी उन स्कूलों में बहुत प्रॉब्लम है। दोस्तों, एनरोलमेंट हमारा पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी ठीक हो गया है। एनरोलमेंट बाय कैटेगरी, एनरोलमेंट बाय ग्रेड और एनरोलमेंट बाय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, काफ़ी कुछ ठीक हो गया है। पहले इन तीनों में इतना गैप होता था, अब ये गैप होके इतना आ गया है। अब इस बार हमें इस गैप को भी कम करना है। आप देख लो, किसी भी स्कूल का मिला लें, अगर स्कूल लेवल पे इसको ठीक करवा लें तो ब्लॉक स्तर पर, क्लस्टर लेवल पे, जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। काफ़ी कुछ ठीक हो गया है, लेकिन इसके ऊपर और ध्यान देने की ज़रूरत है कि एनरोलमेंट, ये तीनों तरह का एनरोलमेंट हम एक ही तरह का होना चाहिए। अगर 400 एनरोलमेंट टोटल है तो बाई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और बाई एज और ग्रेड जो मैट्रिक्स हमारी है उसमें भी 400 ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। एक ये मुद्दा है। आपने जो प्रयास पिछले कुछ वर्षों में किया है उसकी वजह से हमारी डेटा की कंसिस्टेंसी बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली है। अब बहुत कम जगहों पर यह है कि एनरोलमेंट इन ग्रेड 3 इज मोर देन एनरोलमेंट इन ग्रेड 2 इन द प्रीवियस ईयर। इस साल जो कक्षा 4 में बच्चे हैं अगर 50 है तो पिछले साल कक्षा 3 के अंदर 60 बच्चे थे तो उस 60 में से 50 आए हैं। ऐसा नहीं है कि 60 बच्चे अगर कक्षा 3 में इस बार है और पिछली बार कक्षा 2 के अंदर 45 बच्चे ही थे। इसको भी हमें मदद मिली है हमारी डेटा को, कंसिस्टेंसी को और ड्रॉप आउट रेट और प्रमोशन रिपीटेशन रेट को और ठीक करने की। लेकिन दोस्तों, चुनौती अभी बहुत बड़ी है हमारे सामने। बहुत से राज्यों में अभी अनेक प्रयास किए गए हैं, वो चाइल्ड ट्रैकिंग के रूप में हो या आधार एनेबल्ड चाइल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम हो या और किसी रूप में किया गया हो, चाहे वो समग्र हो मध्य प्रदेश का। उससे हमें ये पता चला है कि हमारे डेटा के अंदर एनरोलमेंट में अभी भी कुछ न कुछ कमियां रह गई है। 2014-15 और 2013-14 में मध्य प्रदेश में ही करीबन 11 लाख का फ़र्क है। हमारे डेटा, यूनिफाइड डाइस का डेटा 2013-14 और 2014-15 उसमें 11 लाख का फ़र्क है। अभी भी मध्य प्रदेश में हम लोग गए थे सारा देखने के लिए समग्र कैसे चल रहा है। अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि कोई कमेंट दें, लेकिन एक बात निश्चित रूप से साफ नज़र आ रही है कि समग्र में भी बड़े बड़े शहरों में, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, समग्र की समग्र भी कंप्लीट कवरेज नहीं है। अभी भी बहुत से बच्चे छूट गए हैं, अभी बहुत से परिवार की आईडी नहीं बन पाई है। और मध्य प्रदेश में जैसे बाकी के भारत के राज्यों की तरह ही बिहार से, उत्तर प्रदेश से, बाकी के राज्यों से भी बहुत सारे व्यक्ति काम रोजगार के लिए आते हैं। ज़्यादातर इन लोगों की आईडी नहीं बन पाई है, बट उनके बच्चे अभी भी स्कूल में हैं। हमें ये सूचना मिली है कि वो बच्चे स्कूल में हैं लेकिन उनकी समग्र आईडी वहाँ पर नहीं है, इसलिए उन बच्चों को क्लास रजिस्टर में नहीं दिखलाया जाता है। तो अभी इस स्थिति में नहीं है कि हम कुछ कमेंट करें कि समग्र और डाइस के बारे में, लेकिन निश्चित रूप से सही एनरोलमेंट प्राप्त करना यूनिफाइड डाइस के मार्फत केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। आपका एनरोलमेंट 3 साल पहले प्राइमरी में था 137 मिलियन, फिर वो हो गया 132 मिलियन, इस बार हो गए 130 मिलियन, 13 करोड़ बच्चे। अपर प्राइमरी में हमारा एनरोलमेंट है 67 मिलियन, ऑल टुगेदर 1 to 8 का एनरोलमेंट है 197 मिलियन। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में हमारा एनरोलमेंट 64 मिलियन। 1 से 12 कक्षाओं में हमारा एनरोलमेंट है 259 मिलियन। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हमारे हैं 8.5 मिलियन। तो मुद्दा ये है कि अभी इस साल हम ये पूरी कोशिश करें, हेडमास्टर साहब तक ये मैसेज पहुंचा दें कि भैया हमें सही सही बच्चों की संख्या चाहिए। लेकिन हमारे साथ समस्या ये है कि हमारा एनरोलमेंट का डेटा निश्चित रूप से स्कूल रजिस्टर से ही लिया जाता है, और अगर स्कूल रजिस्टर में ही डुप्लीकेट एनरोलमेंट है, ड्यूल एनरोलमेंट है, या पास में पढ़ने वाले बच्चे का भी, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का भी नाम इसमें लिखा गया है, तो ये एनरोलमेंट का आंकड़े को सही डाइस के अंदर रिपोर्ट करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन के रह गया है।
तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए निश्चित रूप से 2015-16 में हेडमास्टर साहब से रिक्वेस्ट करें कि भैया जो बच्चे वास्तव में स्कूल में आ रहे हैं केवल उन्हीं की जानकारी हमें दें। अभी 3 दिन पहले ही मैं पूना में था रेड्डी साहब के साथ में, तो वहाँ पे एक फ़ोन आ गया कि साहब 0 एनरोलमेंट है स्कूल में, मैं इसमें क्या दिखाऊं? मैंने कहा जो है वो दिखाओ। कि नहीं रजिस्टर में तो दूसरा लिखा हुआ है। तो मैंने कहा जो है वो दिखाओ आप। तो 0 दिखा दूं क्या? मैं कहा 0 दिखाओ आप जो है, कि मेरे क्लास तो इंक्वायरी हो जाएगी। मैंने कहा इंक्वायरी कैसे हो जाएगी जब बच्चे ही नहीं है क्लास में? तो आप प्रयास करें, कन्विंस करें स्कूल के हेडमास्टर साहब। वो CRC थे, उनके पास में करीबन 25 स्कूल थी, उसमें से कुछ स्कूल में ये जानकारी मिली कि 0 एनरोलमेंट है, लेकिन एनरोलमेंट प्रपत्र में भर के दूसरा आ रहा है जो रजिस्टर्स में लिखा हुआ है। तो हमें ये निश्चित रूप से 2015-16 में ये कोशिश करनी चाहिए कि सही सही भर के आ जाए। ये बात तो एनरोलमेंट के रिलेटेड वो थी। अभी कुछ स्कूलों में हमने ये भी देखा कि बहुत सारी हमारे स्कूल्स हैं, रेस्पोंडेंट हैं, उन्होंने ये बताया कि उनके स्कूल में 1 से अधिक हेडमास्टर साहब हैं। हमारे डेटा में अगर जांच लें, अगर 1 से अधिक हेडमास्टर है तो उसको रहने दें, ठीक नहीं करें, लेकिन जांच जरूर करवा लें इस स्कूल में 2 हेडमास्टर 3 हेडमास्टर क्यों हैं। हो सकता है 1 से 12 स्कूल है, 1 से 8 कक्षाओं के लिए अलग से हेड टीचर हेडमास्टर हो, और पूरे स्कूल का एक प्रिंसिपल और हो। जांच लें, ये कोशिश कर लें कि पता लगा लें कि एक स्कूल में 1 से ज़्यादा हेडमास्टर क्यों हैं। दोस्तों, मैंने एफिलिएशन की बोर्ड की बात की थी, लेकिन सैकड़ों स्कूल ऐसी है, करीबन 61,000 स्कूल सेकेंडरी और 19,000 हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऐसी है जिन्होंने पिछली बार ये नहीं बताया कि उनका स्कूल का एफिलिएशन किस बोर्ड से है। ज़्यादातर इन राज्यों ने, इन स्कूलों ने ये बता दिया अदर बोर्ड्स। अभी अदर बोर्ड्स कौन से हैं किसी को नहीं पता। तो इस बार पूरी कोशिश करें कि ये सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के जो स्कूल्स हैं उन तक ये बात पहुंचा दें कि आप अपने स्कूल का एफिलिएशन निश्चित रूप से भर के दें। हम CBSE से भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी एक ऐसा कोई मार्गदर्शक उनको गाइडलाइंस दे दें हर स्कूल को जो CBSE से रिकॉग्नाइज्ड है, एफिलिएटेड है, उनके लिए भी अनिवार्य कर दें। अभी इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन तब तक आप लोग ये प्रयास करें और ये कोशिश कर लें कि इन सभी स्कूल्स के अंदर CBSE किस बोर्ड से एफिलिएशन है स्कूल का, वो सही सही भर के आ जाए। सारे प्रयास करने के बाद भी दोस्तों, अभी हमने ये देखा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द स्ट्रीम्स इन द स्कूल वो पूरा नहीं आ रहा है। स्कूल में कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, वोकेशनल स्ट्रीम्स कौन कौन सी है, इस सब का आंकड़ा भर के नहीं आ रहा है, ज़्यादातर खाली आ रहा है। और उसमें भरने वाले बच्चों की संख्या भी अधूरी आ रही है। ये पूरी कोशिश कर लें 2015-16 में कि स्कूल ये बता दे कि स्कूल में कौन कौन से स्ट्रीम्स है और कौन कौन से कितने बच्चे किस किस स्ट्रीम्स में पढ़ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है अगर हमें प्रारंभिक शिक्षा अगर यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ हमें बढ़ना है। तो एक और मुद्दा छोटा सा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, डेट ऑफ बर्थ ऑफ टीचर। बहुत सारे स्कूल्स ने हमारी बताया है कि 18 साल से भी छोटे टीचर्स हैं, और बहुत सारे स्कूल्स ने ये बता दिया है कि उनकी स्कूल के अंदर पढ़ाने वाले अध्यापक है वो 100 साल से भी बड़े हैं। अरे भैया ठीक हो, अगर इसको जांच लें, ठीक नहीं करें आप, जांच लें कि 100 साल का टीचर है तो उसको रहने दें, आप खुद नहीं हटाएं। स्कूल के हेडमास्टर साहब को, CRC साहब को इतना बता दें कि निवेदन कर दें कि इसको एक बार फिर से जांच लें। ऐसे टीचर्स जो 90 साल के और भी ज़्यादा वर्षों के हैं, उनकी संख्या हमारे डाइस डेटा में बहुत ज़्यादा है। इसको केवल आप ही ठीक कर सकते हैं। और अगर 100 साल का टीचर अगर पब्लिक डोमेन में जो हमने टीचर्स डायरेक्टरी बनाई है उसमें दिखता है तो हमारी डेटा की विश्वसनीयता के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो इस बार थोड़ा सा कोशिश करके ये कर लें कि टीचर की आयु या डेट ऑफ बर्थ है वो उसको भी हम ठीक दिखा दें। 5% है जो पिछले साल हमने वापस री इंट्रोड्यूस किया था, वो अगर अपने जिलों में और स्कूल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बच्चों के संदर्भ में बहुत सी जगहों पे, बहुत से स्कूल्स में जितने बच्चे अपीयर नहीं हुए उससे भी ज़्यादा हमने पास कर दिए। ये जादू आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन इसको जांच लें।
अगर ठीक है तो ठीक रहने दें, ठीक आप खुद ठीक नहीं करें, बट जांच जरूर लें कि जितने बच्चे अपियर नहीं हुए थे उससे ज़्यादा पास कैसे हो गए। इसको ठीक कराना बहुत ज़्यादा एक चुनौती है हम सब लोगों के लिए। रिलीजियन एनरोलमेंट जो है, जो पिछले साल हमने, बहुत सारी स्कूल हमारी ऐसी है 2 में 3 में 4 में 5 में हायर ग्रेड्स में वहाँ पे बच्चे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो उसको ऐसे ही रहने दें, लेकिन जांच जरूर लें कि भैया इस स्कूल के अंदर कक्षा 1 में बच्चे क्यों नहीं हैं, कहाँ चले गए वो बच्चे, कक्षा 2 में 3 में बाकी में, इसको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंफॉर्मेशन ऑन लैब भी पूरी नहीं आ रही है। सेकेंडरी में इंटीग्रेटेड लैब है क्या, हायर सेकेंडरी में कौन कौन सी लैब्स है, वो सब भी अभी हमें बताना बहुत ज़रूरी हो गया है। उसके अलावा वर्किंग डेज का मैंने आपको बताया, सारे प्रयास करने के बाद में भी बहुत सारे स्कूल्स में 2 डिजिट में आ रहा है, उसको आप ठीक करवा लें, जांच लें। हो सकता है कुछ जेन्युइन भी हो, नई स्कूल खुली हो, नया हो, वो ठीक करवाने का हमारा मकसद नहीं है, जांचने के ऊपर हमारी पूरी इस बार कोशिश होनी चाहिए। कुछ लोगों ने एक मैसेज ये भी दे दिया है कि इस बार आपको किसी भी स्कूल में ये नहीं दिखाना है कि वहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। भैया हमें ऐसा काम नहीं करना है, जो है वो दिखाना है। टॉयलेट अगर है तो हाँ दिखाना है, और वो फंक्शनल है तो फंक्शनल दिखाना है, डिसफंक्शनल है तो डिसफंक्शनल दिखाना है। ये हमें इस बार निश्चित रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, मैंने बात की थी टीचर्स के पोर्टल के बारे में। सैकड़ों हमारे स्कूल के जो टीचर्स के मोबाइल नंबर दिए गए हैं वो बहुत सारे 9 डिजिट में ही हैं। इसको जांच लें अच्छी तरह से। ये जो आपका टीचर के जो मोबाइल नंबर्स हैं वो अब इसी तरह स्कूल का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी 8 डिजिट का नहीं होके 7 डिजिट का नहीं होके 6 डिजिट का भी है। एक छोटी मोटी और भी चीज़ें हैं। पिछले साल बहुत सारी स्कूल्स ने ये बताया था उनका मैनेजमेंट ये था, उसमें से इस बार मैनेजमेंट चेंज हो गया। प्राइवेट का गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का प्राइवेट, इस तरह की सूचनाएं भी हम लोगों के पास में आई है। स्कूल कब क्रमोन्नत या अपग्रेड हुआ और स्कूल कब स्थापित हुआ, ये दोनों भी ये दोनों एक है। इसको भी जांच करवा लें कि भाई ऐसा हो सकता है क्या। बहुत सारे स्कूल्स ने, हजारों स्कूल्स ने हमारे पिन कोड नंबर भी चेंज कर दिया। पिछले साल अगर 110016 था तो इस बार 110049 हो गया। भैया स्कूल डिसलोकेट कैसे हो गई, या पहले गलत था अब सही है, इसको निश्चित रूप से जांच करवा लें। सैकड़ों स्कूल हमारी 2014-15 में अर्बन एरिया में आ गई है, रूरल से अर्बन में आ गई है, जो पॉसिबल भी है, उसको भी जांच करवा लें। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे स्कूल्स ने ये बताया कि पिछले साल अर्बन एरिया में थे, इस बार रूरल एरिया में आ गई, तो इसको तो जांच करवाएं, अच्छी तरह से देख लें कि भैया अर्बन एरिया वाले स्कूल रूरल एरिया में कैसे आ गई। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डिस्टेंस फ्रॉम प्राइमरी टू अपर प्राइमरी स्कूल ठीक नहीं आ रहा है, और ऐसे हमारे डेटाबेस में ऐसे सैकड़ों विलेजेज है जो हमने गलती से इनिशियलाइज तो कर दिए हैं, लेकिन वहाँ पे स्कूल ही नहीं है। एक मौका है 2015-16 में हम इन सब को ठीक कर लें। जो इनिशियलाइज्ड विलेज वही होने चाहिए जहाँ पर स्कूल है और डाइस के अंदर कवर हो गए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे विलेज है, जैसे मैंने बताया 5,94,000 विलेज हमसे जुड़े हुए हैं जहाँ पर स्कूल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विलेज भी है जहाँ एक भी स्कूल नहीं है, बट हमने किसी भी वजह से, गलती की वजह से हमारे डाइस के अंदर उसको इनिशियलाइज कर दिया है। इन सब बातों का निश्चित रूप से हमें ध्यान लगाना है इस बार, ताकि हमारे डेटा की गुणवत्ता और अच्छी तरह से बढ़ जाए। मुझे पूरा विश्वास है जब ये सारा कार्य पूरा हो जाएगा तो आप डेटा कैप्चर फॉर्मेट को हमारे सॉफ्टवेयर से स्कूल रिपोर्ट कार्ड को छापकर वापस स्कूल तक पहुंचा देंगे, और उनको कहेंगे अगर डेटा एंट्री में कुछ कमी रह गई है तो उसको लाल स्याही से गोला कर दें। क्योंकि डेटा एंट्री में जो कमी रह जाती है, हमारे पास में कोई साधन नहीं है कि उसको ठीक करवा दिया जाए। एक ही साधन है, उसको वापस स्कूल तक पहुंचा के चेक कर लें और हेडमास्टर साहब को दिखला दें कि भाई कोई गलती रह गई है, तो उसको फिर लाल स्याही से उसको गोला कर दें। हमने निवेदन किया है सभी स्कूल्स को पूरे भारत में कि इस बार जब डेटा कैप्चर फॉर्मेट स्कूल रिपोर्ट कार्ड जब छापें
तो ये कोशिश कर लें कि उसकी साइज़ 2.5 इंटू 3.5 फिट हो और वो फ्लैक्स हो, और उसको बनाने में करीबन 120-125 रुपये लगता है। और अगर बल्क में हम बना लेंगे तो ये कॉस्ट और भी कम आ जाएगी। आपको बताते हुए खुशी हो रही कि बहुत से राज्यों में ये कार्य शुरू भी हो गया है, भेजी है। और 5% रैंडम सैंपल चेकिंग की भी बात मैं कर रहा था, ये अनिवार्य कर दिया गया है हर स्टेट के लिए कि 5% रैंडम सैंपल चेकिंग है वो थर्ड पार्टी एजेंसी से करवाना है। अभी कुछ दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक मीटिंग हुई थी, उसमें सर्व शिक्षा अभियान को एनालाइज किया गया या मूल्यांकन किया गया था, रिव्यू किया गया था। उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात उठाई कि जो GER आप दे रहे हैं वो क्या सही है क्या, इसकी जांच आप करवाते हैं क्या। तो हमने ये बताया कि 5% रैंडम सैंपल चेकिंग का डाइस में प्रतिवर्ष एक मैंडेट है कि हर राज्य को करवा लेना चाहिए। हमारा सारे प्रयास करने के बाद भी अभी केवल हर वर्ष 10, 12, 15 स्टेट ही ये कर पा रहे हैं, और ये सारी रिपोर्ट्स हैं वो dice.in के ऊपर उपलब्ध हैं। आप लोग भी अपने राज्यों में राज्य स्तर के अधिकारी हैं, वो एजेंसी को नियुक्त करके ये जिम्मेवारी दे सकते हैं ताकि हम डाइस की गुणवत्ता को जांच लें, परख लें, उसमें और अगर कमियां रह गई है तो हम उसको ठीक करवा लें। और भी बहुत सारे बिंदु हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि सारे प्रयास करने के बाद भी अब हमारा सारा जोर डेटा की एनालिसिस पे होना चाहिए। उसमें अभी भी हमें बहुत कमियां हैं और उसको हम अच्छा कर सकते हैं। और इन एनालिसिस कम होने की वजह से ही आज सैकड़ों स्कूल हमारे देश में ऐसे हैं, करीबन 5% स्कूल ऐसे हैं प्राइमरी स्कूल जो 200 से भी कम दिनों तक चलते हैं, और करीबन 20% अपर प्राइमरी स्कूल है वो 220 दिन से भी कम चलते हैं। जबकि अनिवार्य रूप से राइट टू एजुकेशन में ये कहा गया है कि हर स्कूल प्राइमरी 200 दिन और अपर प्राइमरी 220 दिन चले। स्टूडेंट क्लासरूम रेशियो जो 30 होना चाहिए प्राइमरी लेवल पे, 27% स्कूल में वो 30 से भी ज़्यादा है, और 29% अपर प्राइमरी स्कूल में वो 35 से भी ज़्यादा है। और यही स्थिति सरकारी और एडेड स्कूल्स की भी है, उसको निश्चित रूप से हमें ध्यान दे देना चाहिए। ऐसे स्कूल, प्राइमरी स्कूल जहाँ एनरोलमेंट 1 से 50 या उससे अधिक है, केवल 52% स्कूल में ही हेडमास्टर साहब हैं, और ऐसे अपर प्राइमरी स्कूल जहाँ एनरोलमेंट 100 या उससे अधिक है, केवल 55% स्कूल्स में ही हेडमास्टर साहब हैं। ये भी राइट टू एजुकेशन में लिखा गया है कि स्कूल में लीडरशिप के लिए स्कूल में हेडमास्टर साहब होना चाहिए। आपने जो सारे प्रयास पिछले कुछ वर्षों में किए हैं उसकी ही मदद से अब सिंगल टीचर स्कूल की परसेंटेज घटकर 8% आ गई है। लेकिन अगर आप 15,16,892 स्कूल से 8% निकालेंगे तो करीबन 1,19,000 स्कूल अभी भी ऐसी है जो सिंगल टीचर स्कूल है। डाइस, यूनिफाइड डाइस के सॉफ्टवेयर में आप एक क्लिक करें तो आपके पास में ये सब सिंगल टीचर स्कूल की जानकारी 1 सेकंड में पूरी लिस्ट आ जाती है। केवल सिंगल टीचर के ही नहीं, सारी दूसरी जो स्कूल में सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे टॉयलेट हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, बाउंड्री वॉल हो, कंप्यूटर हो, सारी जानकारियाँ एक क्लिक, एक बटन करने से ही आ जाती है। करीबन 32% स्कूल हमारे यहाँ पर ऐसा है जहाँ पर एनरोलमेंट 50 से भी कम है। आप लोग अगर प्लानिंग से भी जुड़े हुए हैं तो आपको ये देख लेना चाहिए कि इन स्कूलों की जहाँ पर एनरोलमेंट 50 से भी कम है, 26% स्कूल ऐसे हैं जहाँ एनरोलमेंट 25 से भी कम है। तो उन स्कूलों की ज़रूरत और प्लान बनाते वक्त उनको निश्चित रूप से अलग से ध्यान देने की ज़रूरत है। विक्स फार्मूला 44 शायद अब नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स आर हैविंग एनरोलमेंट लेस देन 50। हर 3 में से एक स्कूल के अंदर एनरोलमेंट 50 से भी कम है। करीबन 14% स्कूल आपके ऐसे हैं जहां पर प्राइमरी लेवल पे एनरोलमेंट PTR 30 से भी ज़्यादा है। 27% स्कूल के अंदर अपर प्राइमरी स्कूल्स में आपका PTR है वो 35 से भी ज़्यादा है। अब समय आ गया है कि आपके पास तो स्कूल वाइज डेटा है, आप एक एक स्कूल का आंकड़ा यूडाइस सॉफ्टवेयर से निकाल के देख सकते हैं। अगर इन सर्विस की बात करें अगर आप, तो पिछले कुछ वर्षों में ये जो इन सर्विस हम सर्व शिक्षा अभियान में देते आए हैं, इन टीचर की जानकारी परसेंटेज बहुत कम हो गया है, केवल 27% ही ये रह गया है। जबकि सर्व शिक्षा अभियान में तो अनिवार्य रूप से
हर अध्यापक को कम से कम 15 दिन की ट्रेनिंग दिए जाने की प्रावधान है। ये क्यों कम आ गया है ये आप देख सकते हैं। समय आ गया है दोस्तों कि अब हम एंट्री लेवल पे भी ध्यान लगाएं, चाहे आप सेकेंडरी पे काम कर रहे हैं या एलिमेंट्री पे काम कर रहे हैं। मेरा निश्चित रूप से ये मानना है कि जब तक हम प्राइमरी लेवल की एफिशिएंसी नहीं बढ़ा देंगे, हम सेकेंडरी एजुकेशन के गोल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी में मतलब ग्रेड 9 में वही बच्चा एडमिशन लेगा जो ग्रेड 8 पास करके आएगा, ग्रेड 6 में वही बच्चा एडमिशन लेगा जो ग्रेड 5 पास करके आएगा। लेकिन 132 मिलियन एनरोलमेंट पिछले वर्ष था, उसमें से 4.38% बच्चे ड्रॉप आउट हो गए। ये ड्रॉप आउट रेट 12% से 4.38 हो गया है पिछले कुछ वर्षों में, बहुत ही सराहनीय है। लेकिन अगर आप इसको एब्सोल्यूट नंबर में देखें, 130 मिलियन 13 करोड़ बच्चों का 4%, तो ये नंबर बहुत ज़्यादा आता है। और जब तक हम प्राइमरी एजुकेशन की एफिशिएंसी को नहीं बढ़ा देंगे, कक्षा 6 में बच्चे ग्रेजुएट्स प्राइमरी स्कूल के बहुत कम जाएंगे। जब तक एफिशिएंसी नहीं बढ़ा देंगे, 8वीं पास करके 9 में एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या नहीं बढ़ेगी, हम यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो अब समय आ गया हम ये देखें कहाँ हमें कमी रह गई है। और इसके लिए सबसे पहले आपको देखना चाहिए आपके जिले में, आपके राज्य में, आपके ब्लॉक में ग्रेड 1 में बच्चे कितने हैं 6 साल के, उसमें से कितने बच्चे कक्षा 1 में हैं, और इन सबको, इन दोनों को को रिलेट कर दें तो इसको बोलते हैं एंट्री रेट। जब तक एंट्री रेट, नेट एंट्री रेट, यानी कि 6 वर्ष के सभी बच्चे अनिवार्य रूप से कक्षा 1 में भर्ती नहीं हो जाते, हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपको अपने जिले में देखना चाहिए आपके 6 साल के कितने बच्चे हैं। पूरे इंडिया में 6 साल के जो एनरोलमेंट है हमारा ग्रेड 1 में, वो करीबन 2,72,00,000 है। आपके जिले में कितना है ये देखना चाहिए। आपके राज्य में 6 साल के कितने बच्चे हैं, उसमें से कितने बच्चे हमारे सिस्टम में हैं। सभी बच्चों को सिस्टम में एनरोल करने से ही हमारा कार्य नहीं चलेगा। वो एक नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन है बच्चों को भर्ती करने के बाद मैं उन सब बच्चों को सिस्टम में रोक के रखना, रिटेन करना, वो सब आपको देखना चाहिए। अब मैंने ड्रॉप आउट रेट का बता दिया। रिटेंशन रेट आपकी केवल पूरे भारत में 84% ही है। रिटेंशन रेट अगर एलिमेंट्री की बात करें तो केवल 67% है। जो 100 बच्चे कक्षा 1 में भर्ती हुए थे, कक्षा 8 में 8 वर्षों के बाद में केवल 68% बच्चे ही पहुंचे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर GER केवल 100 है, NER 87% ही है। अगर आप एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो की बात करें तो 92% आपका एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो प्राइमरी लेवल पे है, 82% अपर प्राइमरी लेवल पे है। और एज स्पेसिफिक एनरोलमेंट रेशियो देखें तो 92% प्राइमरी लेवल पे है और 92% ही अपर प्राइमरी लेवल पे है। इसका मतलब है 8% बच्चे किसी भी हमारी शिक्षा के अंदर है ही नहीं। तो मैं मुद्दा ये उठा रहा था दोस्तों कि समय आ गया है, आप लोगों की मेहनत की वजह से ही आपने डेटा इकट्ठा करना, इतना कार्य को आगे बढ़ा दिया है। डेटा अब उपलब्ध है, समय पे उपलब्ध है, उन सभी बिंदुओं के उपलब्ध है जिस पे उपलब्ध होना चाहिए। प्लान फॉर्मुलेट करने के वक्त जो चाहिए वो सब उपलब्ध है। स्कूल लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इन सभी राज्यों पे डेटा उपलब्ध है। समय आ गया है कि हम डेटा की एनालिसिस के ऊपर और ज़्यादा ध्यान दें। और अभी कुछ दिनों बाद ही हम एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स 2014-15 का है वो भी जारी करने वाले हैं। और इसमें भी अगर हम देखें तो ये देखेंगे कि और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो एक्सेस के बारे में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हो, चाहे टीचर के बारे में हो, चाहे आउटकम के बारे में हो। अभी हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। 24 इंडिकेटर्स के बेसिस के ऊपर हम एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स पिछले 2005-6 से करते आए हैं। समय आ गया है कि आप लोग जिला स्तर, आप राज्य स्तर पर डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको कैलकुलेट करें और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्लॉक वाइज इसको कैलकुलेट करें। पिछले शुरुआत के वर्षों में कुछ राज्यों ने इसको किया था और आइडेंटिफाई किया था ब्लॉक्स को और डिस्ट्रिक्ट्स को, जिसको प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में कुछ कठिनाई आ रही है, उसको आइडेंटिफाई किया था। आप इन 24 इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करें, इसको मॉनिटर करें, इसके ऊपर और जोर लगाएं, प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हमारा इंडेक्स हमारे राज्यों में भी ऊपर और हो सकता है। आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं
और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग you will continue to work very hard towards further improving the quality, coverage, sharing, dissemination and utilization of UDICE data. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you.